everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello students, today we are going to start a new chapter in geography in SST, that is major domains of earth। अब अर्थ जो है वो मिली एक ही प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिसपे लाइफ है। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लैनेट्स सब यहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं लैंड के, वाटर के, एयर के, जो कि अर्थ सरफेस पे सब प्रेजेंट्स हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, और जो एलिमेंट्स जिसके थ्रू लाइफ एग्जिस्ट होती है अर्थ पे उन्हें बोलते हैं डोमेन्स। और ये जो डोमेन्स होते हैं वो मेनली इंटरेक्टिव और इंटरडिपेंडेंट होते हैं पूरे स्फीयर्स में। मेनली इसके कंपोनेंट्स होते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और इन सबको मिला के बोलते हैं पूरे को बायोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है जहाँ पे हम रहते हैं उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। और एक बहुत बड़े एरिया पे, अर्थ सरफेस के बहुत बड़े एरिया पे जहाँ पानी से कवर्ड होता है उस एरिया को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और मेनली जो इनकी जो फॉर्म्स होती हैं हाइड्रोस्फीयर की, वो आइस, वाटर या वाटर वेपर, इन तीनों के फॉर्म में होती हैं। देन जो गैसेस लेयर होता है जो कि अर्थ के चारों तरफ सराउंड रहती है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और बायोस्फीयर क्या है? मेनली इंटरेक्टिव जोन है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का। सबसे पहले हम जानते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। जो अर्थ की सॉलिड क्रस्ट होती है वो मेनली रॉक से बनी हुई होती है, और बहुत प्लेसेस पे रॉक्स जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से कवर्ड होते हैं, जैसे कि सैंड, क्ले। ये मेनली सॉइल की फॉर्म में होता है ये, और जो सॉइल होता है उनमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे अर्थ सरफेस के दो डिविजन्स हुए हैं। जो एक लार्ज लैंड मास है जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जो कि रॉकी लेयर के ऊपर होती हैं उन्हें बोलते हैं ओशियंस। अब पहले पढ़ते हैं हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जो ग्लोब जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है जो कि ओशियन को सेपरेट करता है। और कॉन्टिनेंट्स है मेनली है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। पहले जानते हैं हम एशिया के बारे में। एशिया जो है वो मेनली वो यूरोप कॉन्टिनेंट से सेपरेट है यूरेलियन माउंटेन्स के थ्रू, जो कि वेस्ट में है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एशिया ने 1/3 लैंड कवर कर रखा है अर्थ का। अगर यूरोप और अफ्रीका को एक साथ रखो तो उससे भी ज़्यादा एरिया आएगा एशिया का। देन जो इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास होती है, और जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का उसे बोलते हैं यूरेशिया। एशिया की कुछ मेन कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया, चाइना, कोरिया, जापान और इंडिया। हमारी जो कंट्री है इंडिया वो साउथर्न पार्ट में लोकेट करती है इस कॉन्टिनेंट के। बहुत बड़े बड़े हिमालयस जो होते हैं ये जो लैंड है इसको सेपरेट करते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें मेनली इंक्लूड होते हैं नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरोप की। जो कॉन्टिनेंट है यूरोप वो मेनली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ से आर्कटिक सर्कल भी पास होता है। ये मेनली कुछ वाटर बॉडी से बाउंडेड है जैसे कि अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ सी। ये मेनली एशिया के वेस्ट में लाई करता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। कुछ चीफ कंट्रीज हैं यूरोप की जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। अब नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। देन उसके बाद जो कॉन्टिनेंट आता है वो अफ्रीका है। ये ओशियंस और सी से बाउंडेड है जैसे कि अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। अफ्रीका एक ही कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों रे पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल वो अफ्रीका से ही फ्लो होके जाती है। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है मतलब सारे डेजर्ट वो भी अफ्रीका में ही लोकेट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। जो नॉर्थ अमेरिका है वो मेनली 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। ये जो कॉन्टिनेंट है वो 3 ओशियन से सराउंडेड है।
पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका में मेनली सबसे ज़्यादा इसने जगह ले रखी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, और मैक्सिको ने भी बहुत ज़्यादा जगह ले रखी है नॉर्थ अमेरिका में। देन आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो अटलांटिक ओशियन से सराउंडेड है ईस्ट में, और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन से। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की जो अमेजन है वो भी यहाँ से फ्लो करती है साउथ अमेरिका से। इक्वेटर भी पास होता है यहाँ से, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से। मेनली कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है साउथ अमेरिका की, जैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये सब साइड से सराउंडेड है पैसिफिक ओशियन से, इंडियन ओशियन से और सीज से, इसलिए इसको बोला जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये साउदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में लाई करता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो भी इसके मिडिल से होते हुए पास होती है। ये मेनली कैंगरू के लिए फेमस है, जो कि एक यूनिक एनिमल है इस कॉन्टिनेंट का। देन लास्ट कॉन्टिनेंट आता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर साइज में बात करी जाए तो वो अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को मिला दिया जाए तो मेनली ये उससे बड़ा है। ये पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और साउथ पोलर रीजन ये पूरा आइस शीट से कवर है, मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, इसलिए इस सिटी को बोला जाता है आईसी या आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। देन अगर हम सब कॉन्टिनेंट्स की साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज आता है एशिया का, और सबसे छोटा साइज आता है ऑस्ट्रेलिया का। अगर हम लार्जर टू स्मॉलर कंपैरिजन में जाएं तो सबसे बड़ा साइज आएगा एशिया का, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन एंटार्क्टिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जो मेनली वाटर होता है, सब फॉर्म्स में होता है, आइस हो, वाटर हो या वाटर वेपर्स हो, अर्थ पे जो प्रेजेंट होता है इन्हीं फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इन्हें बोलते हैं मेनली हाइड्रोस्फीयर। मतलब अर्थ पे जो टोटल अमाउंट है वाटर की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो वाटर, उसे बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और क्योंकि वाटर जो है वो सब जगह प्रेजेंट रहता है, ओशियंस में भी, लैंड पर भी, एटमॉस्फेयर भी अर्थ के, तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट। 71% से भी ज़्यादा जो अर्थ कवर्ड है वो मेनली वाटर से कवर्ड है, बाकी 29% लैंड से कवर्ड है। 97.3% जो अर्थ का टोटल पानी है वो ओशियंस में कंटेन्ड है। ये बहुत सॉल्टी होता है और हमारे यूज़ के लिए नहीं होता, इरिगेशन के लिए नहीं होता, ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता। और बाकी बचे 2.7% वाटर, वो फ्रेश वाटर होता है, जो कि आइस की फॉर्म में होता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में होता है, लेक्स में होता है, रिवर्स में, या अंडरग्राउंड वाटर होता है। और इसमें से 0.7% वाटर जो है वो अवेलेबल रहता है ह्यूमन यूज़ के लिए, चाहे वो लेक्स में हो, अंडरग्राउंड हो या रिवर हो। और जो कि यूज़ क्या होगा इसमें, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन के लिए भी यूज़ होगा, कैटल के ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ होगा, या और भी एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। अब ओशियंस जो है वो मेनली हाइड्रोस्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट है। अब यहाँ 4 मेजर ओशियंस हैं मेनली, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। और 5th ओशियन है एंटार्क्टिक ओशियन, जो कि एंटार्क्टिका से सराउंडेड है। एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है इससे सराउंडेड है। ओशियन का जो पानी होता है हमेशा बहता हुआ होता है। ये जो 3 शेप मूवमेंट्स हैं ओशियन वाटर के वो मेनली हैं वेव्स की फॉर्म में, टाइड्स और ओशियन करेंट्स। इनके बीच में कंटिन्यूसली पानी का इंटरचेंज होता रहता है ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच, जिसे बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। जो पानी होता है वो मेनली सन के थ्रू हीट होता है और इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट होती है अर्थ के अराउंड वो वाटर वेपर को कंडेंस कर लेती है, क्लाउड्स बना लेती है, और दोबारा से ही अर्थ पे रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में और हेल की फॉर्म में दोबारा से वापस गिरते हैं, और ये पानी दोबारा रिवर्स में जाता है, अंडरग्राउंड में जाता है। अब पहले ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से सराउंडेड है। इन सब से सराउंडेड है पैसिफिक ओशियन। ये मेनली शेप में सर्कुलर है। पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। इसने अर्थ का 1/3 पार्ट कवर कर रखा है। जो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मैरियाना ट्रेंच, वो भी इस पैसिफिक ओशियन के नीचे लाई करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से बाउंडेड है वेस्ट में, और
यूरोप और अफ्रीका से बाउंडेड है ईस्ट में। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है पूरे वर्ल्ड का। इस ओशियन की जो शेप होती है वो मेनली एस की फॉर्म में होती है। और अटलांटिक ओशियन जो है वो सबसे बिजिएस्ट ओशियन है जिसमें ट्रेड शिप्स वगैरह जाती हैं। नेक्स्ट बात आती है इंडियन ओशियंस की। इंडियन ओशियन जो है वो एशिया नॉर्थ में और अफ्रीका वेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, इन तीनों से बाउंडेड है। इस ओशियन की शेप जो है वो मेनली ट्रायंगुलर है। ये एक ऐसा ओशियन है, मतलब इसका जो नाम पड़ा है इंडियन ओशियन, वो तब रखा गया है जब अपने कंट्री का नाम इंडिया रखा गया, उसके बाद इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। और इसने अर्थ का 1/5 पार्ट कवर कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन जो मेनली है वो नॉर्थन अमेरिका और यूरेशिया से बाउंडेड है। ये आर्कटिक सर्कल में रोटेट करती है और नॉर्थन पोल को पूरा सराउंड करती है, मतलब उसके नॉर्थ पोल के चारों तरफ है ये। अब लास्ट बात आती है एटमॉस्फेयर की। तो मेनली जो अर्थ के सराउंडेड जो गैस की लेयर होती हैं उन्हें हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये ग्रेविटी के फोर्स की वजह से अर्थ के सरफेस पर रहती हैं। जो एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं मेनली वो सी लेवल से 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊपर तक मिलेगा। अब वेरिएशंस के बेसिस पर टेम्परेचर, कंपोजिशन और कोई भी प्रॉपर्टीज है एटमॉस्फेयर की, इन सब के वेरिएशन के बेसिस पर जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। अगर हम सी लेवल से स्टार्ट करें लेयर्स को, तो लेयर्स आती हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और सबसे लास्ट लेयर होती है एग्जोस्फियर। एटमॉस्फेयर हमें मेनली वो एयर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जिंदा रह सकते हैं, जो कि हम ब्रीथ करते हैं लाइफ के लिए। देन जो ओजोन लेयर होती है, सन की हार्मफुल रेज को अर्थ पर जाने से रोकती है। हार्मफुल रेज मिलने क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो अर्थ पर जाने से रोकती है। और जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं अर्थ की, वो मेनली अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती है नाइट्स में और विंटर्स में भी। और मेनली जो भी क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, रेनफॉल्स होती है या कोई भी वेदर चेंजेस होते हैं, वेदर की एक्टिविटीज होती है, वो ट्रोपोस्फियर लेयर पे होती है। ना बात आती है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स जो एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो जो मेन गैसेस हैं जो कि एयर में प्रेजेंट रहती हैं, कुछ गिवन्स दी गई हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है वो 78% होता है एयर में। ऑक्सीजन ये 20.9% होता है। आर्गन ये 0.90% होता है मेनली। तो कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कितने परसेंट होता है एयर में। और बेसिकली क्या है, ये सारी गैसेस हैं, इन सबको मिक्स करके मेनली क्या है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं ये। देन आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो है वो डेंसर होती है अर्थ सरफेस पर, लेकिन अगर हम ज्यादा ऊंचाई तक चलते चले जाएं, बहुत ऊपर तक चलते चले जाएं, तो इसकी एयर जो है वो बहुत थिन होती चली जाएगी, मतलब एयर कम होती चली जाएगी। यहाँ पे एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है हाइट के अकॉर्डिंग। अगर हाइट जिसकी सबसे ज्यादा है वहाँ एयर बहुत कम है। मैक्सिमम एयर जो होती है वो मिली सी लेवल पर होती है और फिर डिक्रीजेस होती चली जाती है जैसे ही हम ऊपर चलते चले जाते हैं। जैसे माउंटेन्स है, क्लाइंबर्स जो होते हैं माउंटेन्स पर इस प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है उन सब लोगों को, मतलब जैसे जैसे वो माउंटेन्स में और ऊंचाई तक चलते चले जाते हैं तो उनको ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। और एयर का टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाता है हाइट के अकॉर्डिंग। इसलिए जो माउंटेन्स लाइक एरियाज होते हैं, लाइक शिमला या ऊटी हो गया, ये समर में बहुत कूल होते हैं। अब एयर में क्या है, मेनली वेट है, ये प्रेशर डालती है अर्थ की सरफेस पे, लेकिन हमें इस प्रेशर को फील नहीं होता। और अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस। हर प्लेस पे कुछ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सब जगह सेम नहीं रहता। कुछ जगह बहुत हाई प्रेशर होगा, कुछ जगह बहुत लो प्रेशर होगा। एयर मेनली क्या करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, और इन्हीं मूविंग एयर को बोलते हैं विंड। ये हॉरिजेंटली मूव करती है। और जो वर्टिकल मूवमेंट्स होता है एयर का उन्हें बोलते हैं एयर करेंट्स। और ये जो एयर का मूवमेंट्स है ये मेनली वाटर वेपर कैरी करता है, हीट कैरी करता है प्लेस टू प्लेस, और रेनफॉल और स्नोफॉल भी करवाता है। देन आता है टॉपिक बायोस्फीयर। जो अर्थ के 3 डोमेन्स है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किसी ना किसी वे में, और इनका जो इंटरेक्शन होता है वो इनको इंटरडिपेंडेंट बनाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग, ये सब लिंक्ड होते हैं आपस में। कई तरीके के स्पीसीज होते हैं जिनमें साइज वेरी करता है। जिस तरीके से माइक्रोब्स का साइज होता है, बहुत छोटा साइज होता है माइक्रोब का, और सबसे बड़ा साइज मेनली क्या वेज, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं
तो हर तरीके की स्पीसीज होती है अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो। और साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है बायोस्फीयर में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इन दोनों में क्लासिफाई किया गया है। और जो ह्यूमन पार्ट है वो एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। और कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है इन तीनों अर्थ के डोमेन्स में, कौन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। रेगुलर कांटेक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनके जो एजेस वगैरह होते हैं वो मीट करते हैं और कुछ प्लेसेस पे ही ओवरलैप कर जाते हैं।